सो फिर से एक बार टेस्ट स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन। दिखाई दे रहा है तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर? क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या बोल रहा है? Though the Portuguese were the first to arrive in India, they were incapable of maintaining a trade monopoly in the East for a long because मतलब कि भले ही पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे, कहाँ पर? भारत में। मैंने पढ़ाया है 1498 में स्टार्ट हो गया था उनका अराइवल। कहाँ पर पहुंचे थे? कैलीकट में पहुंचे थे। ओके, कौन पहुंचा था? वास्को द गामा पहुंचा था। कहाँ से पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप से होते हुए कैलीकट पहुंचा था, केरला, ज़ैमोरिन के राज्य में। लेकिन फिर यहाँ पर लिख रहा है दो द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया, सबसे पहले वो अराइव तो इंडिया में किए थे, बट दे वर इनकेपेबल ऑफ मेंटेनिंग अ ट्रेड मोनोपोली, पर वो इनकेपेबल थे, जो उनका उद्देश्य था उसको वो प्राप्त नहीं कर पाए कि वही सिर्फ और सिर्फ एक लौते ऐसे यूरोपीय देश रहेंगे जो कि भारत में राज करेंगे, भारत में व्यापार करेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। हम लोगों ने फिर देखा कि पोर्तुगीज के बाद फिर किस तरह से इंग्लिश आए, इंग्लिश ने पोर्तुगीजों को हराया। हम लोगों ने ये भी देखा कि फ्रेंच भी आए, ओके, डच भी आए, इवन डेनिश भी आए, बहुत सारे लोग आए और सबने यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यापार जो है उसको स्थापित किया। पर पोर्तुगीज का जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे घटते भी गया, कम भी होते गया, इजंट इट? तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। पहला बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि द राइज ऑफ द टर्बुलेंट मराठा एज देयर इमीडिएट नेबर, मतलब उनके जो पड़ोसी थे, जहां पर भी पोर्तुगीज का राज था, अगर हम भारत ऐसे तुम्हें बना के दिखा रहे हैं, तो जहां पर भी पोर्तुगालियों का राज था, जैसे मान लो गोवा में राज था, तो गोवा के ठीक ऊपर जो है वो मराठा साम्राज्य का उदय होने लगा था। तो क्या वो कारण था? ऑफ कोर्स वो कारण था। तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट पॉइंट, द राइज ऑफ द टर्बुलेंट मराठा। मराठाओं का उदय जो था वो क्या किया है? पुर्तगालियों को आगे बढ़ने से रोका, हमेशा रोकते रहा। ओके, शिवाजी राजे भोसले मराठाओं पुर्तगीजों को देखने के बाद ही उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हमारा भी नेवी होना चाहिए। पुणे में हम बैठे हुए हैं, सतारा में बैठे हुए हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा समुद्र का जो तट है ना, वो सारा समुद्र तट जो है वो ये लोग रखे हुए हैं। गोवा रख लेता है तुम्हारा पोर्तुगीज, नीचे माहे रख लेता है तुम्हारा फ्रेंच, फिर आगे चल के देखोगे कि ये जो त्रावणकोर का राज्य है वो आ जाता है इंग्लिश के अंडर। मद्रास में इंग्लिश रहता ही है, मसूलीपट्टनम में सारे छोटे छोटे अपना फैक्ट्री बना के रखते हैं। तो देखने को मिलता है कि जितना भी कोस्टल एरिया है उसमें यूरोपियंस क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेड अपना कर रहे हैं। और पुर्तगालियों के बगल का जो रीजन है, जो उनके साइड का रीजन है, वहां पर मराठाओं का जो उदय होता है, मराठा का जो उदय होता है, वो पुर्तगालियों को आगे बढ़ने से रोकता है। कोई दिक्कत नहीं है पहले पॉइंट के ऊपर? तुम लोगों ने पहले मार्क कर लिया होगा अपना आंसर, ठीक ना? अब चेंज नहीं करना है और तुम पहले मार्क कर लोगे। पॉज करो, ठीक है, मार्क करो। तो पोर्तुगीज लैग्ड बिहाइंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द शिपिंग एज कंपेयर टू द अदर यूरोपियन पावर्स। पोर्तुगीज जो हैं वो पीछे रह गए थे शिप्स का डेवलपमेंट करने में। ये भी एक सही पॉइंट है। देखो हुआ क्या ना, इन लोगों ने शुरुआत तो किया, लेकिन जो इन्होंने शुरुआत किया वो सीक्रेट नहीं रहा हमेशा के लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि जो नेविगेशन इन लोगों के पास था वो सीक्रेट था, नहीं, वो फैलते रहा। इंफॉर्मेशन फैलता है, कोई भी एक इंफॉर्मेशन आता है वो देखो किस तरह से सब कोई के पास पहुंच जाता है। तुम नहीं रोक सकते हो, सीक्रेट नहीं रख सकते हो, खासकर नॉलेज को नहीं रख सकते हो। यह बात ध्यान में रखना। नॉलेज तो फैलेगा ही, वो दूसरे रूप में कैसे भी ना कैसे करके ले लेगा। अब भारत इसका पक्षधर हमेशा रहा है। भारत बोलता है कि कोई नॉलेज वॉलेज नहीं, खासकर मेडिसिन के रूप में अगर तुम ये सोच रहे हो तो यहाँ पर भी वही हुआ। पोर्तुगीज के पास जो नॉलेज था वो इंग्लिश के पास चला गया और इंग्लिश के पास फ्रेंच के पास भी चला गया। और देखने को हमें क्या मिलता है कि पोर्तुगीज का जो मोनोपोली था सी के ऊपर वो नहीं रहता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कैसे कैप्टन बेस्ट जो थे वो पोर्तुगीज को हरा देते हैं 1612 के करीबन में, 1612-13 में। और यही जब जहांगीर देखता है कि अरे कैप्टन बेस्ट तो हरा दे रहा है, तो उसे समझ में आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ पोर्तुगीज ही नहीं, ओशियन के बादशाह हैं, अंग्रेज भी हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो पोर्तुगीज लैग्ड बिहाइंड इन द डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग, हाँ वो पीछे रह गए थे दूसरे अदर यूरोपियंस पावर के, क्योंकि हरा रहा है, बता तो रहे हैं कि हरा रहा है धीरे धीरे। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी पॉइंट होगा।
दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस, उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का पालन किया। ऑफ कोर्स किया, मैंने तुम्हें पूरा कहानी बताया है और ऊपर से एक वीडियो भी मैंने डाला है उसके ऊपर स्पेसिफिकली कि किस तरह से पुर्तगालियों ने हिंदू धर्म को खत्म किया गोवा में। पेगन प्रैक्टिसेस वो लोग कहते थे, क्या कहते थे, आराम से सुनो, आज एक कहानी है, पूरा एक एक कहानी सुनाएंगे, सब रिवीजन क्लास है आज। पेगन प्रैक्टिसेस वो लोग क्या कहते थे कि पेगन प्रैक्टिसेस करते हो, इट मीन्स दैट तुम लोग चिल्लाते हो, तुम लोग गाते हो, तुम लोग नाचते हो, उन्हें पसंद नहीं है नाच गाना मत करो। और तुम क्या कर रहे हो कि बैताल की पूजा कर रहे हो, नागड़ो बैताल। तुम क्या कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, भगवान एक है जीसस, उसके अलावा और किसी की पूजा नहीं करोगे। और अगर करोगे तो एक्ट ऑफ फेथ करके एक प्रोसेसन एनुअल चलाएंगे और उसमें क्या करेंगे, तुमको जिंदा जलाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा होता था पोर्तुगीज के समय में। वो तो इतना कट्टर थे कि मुस्लिम के लिए ही वो आए थे कि मुस्लिम को छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वहां के जो पोप थे उन्होंने बैल गिफ्ट दिया था पोर्तुगीज के प्रिंस को कि तुम जाओ कॉन्क्वेयर करो, एक ऐसा रास्ता निकालो जो कि ओवर पास करेगा मुसलमानों का जो टेरिटरी है उसको और भारत तक पहुंचेगा और वहां से ट्रेड स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये लोगों ने झेला था कि मुस्लिम जहां पर भी अपना डोमिनियंस दिखा रहे थे, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी था, जो क्रिश्चियन का ट्रेड था, इन्फ्लुएंस था, रिलीजन था, वो सब खतरे में पड़ गया था। तो ये लोग कट्टरता अपना रहे थे। तो ये उन्होंने क्या, दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस। वो टॉलरेट नहीं करते थे और कोई रिलीजन को, वो मारेंगे अगर तुम दूसरे रिलीजन को क्या करोगे, फॉलो करोगे। इवन मैंने तुम्हें बताया है कि जहांगीर और अकबर को स्टार्टिंग किया कि चलो तुमको ही क्रिश्चियन बनाते हैं। अकबर बोला कि हमको कहाँ फंसा रहे हो तुम, हम अपना नया धर्म निकालने वाले हैं। समझ में आ रहा है? अपुनिच भगवान है, वो बोल रहे थे अकबर। जहांगीर भी फंसने वाला था, ठीक ना? और फंसते फंसते लाहौर में चर्च बनाने की अनुमति भी दे दी थी, पढ़ाए हैं ना। तो वो इनटॉलरेंट थे, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई और जो है वो भारत में कोई और धर्म रहे। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए आए थे। ठीक है, तो ये सब क्या करेगा ना, तुमको उदय होने से रोकेगा। अब कितना सहेगा कोई मुस्लिम और कितना सहेगा कोई हिंदू, तो वो क्या करेगा, तुमसे दूरी अपनाना शुरू कर देगा। अंग्रेजों ने क्या किया, बोला कि रिलीजन बाद में, पहले अपना सपना मनी, पहले पैसा दो, पहले पैसा कमाएंगे, पहले खाएंगे पिएंगे, उसके बाद देखेंगे कि भगवान कहाँ है। ठीक ना? फर्स्ट क्या है, भोग करेंगे। गॉट इट? सो दैट्स वाई दीज वर द 3 रीजन कि पोर्तुगीज जो थे वो अपना मोनोपोली को मेंटेन नहीं रख पाए। वो सिर्फ और सिर्फ वही नहीं थे यूरोप में यूरोपियन जो कि भारत में राज, और भी दूसरे को जगह मिली, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। जिसका डी है वो सही करो, जिसका नहीं है क्या करोगे तुम लोग, फिर छोड़ोगे क्या पढ़ाई? जैसा ही हुआ है नहीं सही हुआ है तो क्या ही करोगे, रहने ही दो। फिर तुम्हारा क्या है, मतलब तुम्हारा भी गलत हुआ है। बहुत अच्छा, तो आज तुम लोगों का आई ओपनिंग डे है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, पहले नहीं बताए थे आप। 1 लाइनर तब से रट रहे थे, एक एक सवाल रट रहे थे। ये तो कॉन्सेप्ट ड्रिवन है। बी वाला इसमें लेकिन उसका नेवी को यूरोपियंस टक्कर दे सकते थे ना। बी में कंफ्यूजन हुआ था ना तुम लोगों को। तो बी में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो ना कि बी में बोल रहा है पोर्तुगीज लैग बिहाइंड इन द डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग एज कंपेयर टू अदर यूरोपियंस पावर। तो आगे चल के जब पता चला कि अंग्रेज हैं और फ्रांस है, पोर्तुगीज नहीं है पावरफुल नेवल फोर्सेस में, अगर यहाँ पर ये लिखा रहता कि पोर्तुगीज लैग्ड बिहाइंड इन द डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग एज कंपेयर टू इंडियन रूलर्स, तो वो गलत हो जाता। मुगल का कुछ था ही नहीं उस समय, पर यहाँ यूरोपियन पावर्स था, तो तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना था। और उसके लिए मैंने पॉइंट बताया है, वही 1612-13 वाला जो कैप्टन बेस्ट ने हराया, मैंने जोड़ दिया था वहां पर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं ना, फिर बताना तुम लोगों का क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू सब्सिडरी अलायंसेस। सब्सिडरी अलायंस जो है, क्योंकि मैं बहुत बार सहायक संधि के बारे में लास्ट क्लास में बात कर रहा था, मराठा के बारे में लास्ट ही क्लास में मैंने बात किया है कि किस तरह से सहायक संधि जो है वो मराठाओं को अधीन कर देता है अंग्रेजों के। और जितने सारे भी थे, जैसे कि बाजीराव 2 भागा था ना बसीन में,
बसीन में जाके सब्सिडरी अलायंस कर लिया था और उसके बदले में 6,000 ट्रूप्स को देने का वादा किया था। किसने? अंग्रेजों ने। याद है ट्रीटी ऑफ बशीन। और उसी के बाद सबने ये बोला कि अरे ये तो तुम तो जाके पैर पर गिर गए अंग्रेजों के, पूरा मराठा साम्राज्य को गिरा दिए। और सबने क्या किया, एक एक करके लड़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले बोला सिंधिया लड़ेंगे, भोंसले लड़ेंगे, तुम्हारा होलकर लड़ेंगे। और अंग्रेजों ने क्या किया, सबको को एक एक करके मारा। सबको को बताया कि तुम शांति से बैठो, तुम्हारी अभी उतनी औकात नहीं हुई है कि अब हमसे लड़ोगे, ठीक ना। तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द सब्सिडरी अलायंस। अंडर द अलायंस अ ब्रिटिश रेसिडेंट वाज पोस्टेड इन द कोर्ट ऑफ द इंडियन रूलर। मैंने बताया था कि सब्सिडरी अलायंस होगा तो एक कोई ब्रिटेन का रेसिडेंस जो है वो मराठा के कोर्ट में रहेगा, मराठा के दरबार में रहेगा, बताए थे ना। सेकेंडली, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग। जी नहीं, तुम बताओ ना उस समय कौन थे। मैंने दोनों चीज बताया। मैंने बोला है कि उसका भाई भी वहीं था, वेलेस्ली तो था ही, अर्थर वेलेस्ली भी था जो आगे चल के नेपोलियन के साथ भी लड़ेगा, बताए थे ना ये सब। तो वेलेस्ली था ना, तो हेस्टिंग तो है नहीं, तो ये जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो इनमें से गलत कौन है, तो बी गलत है। अब देख रहे हो ना, तुम लोग बोलेगे सर थोड़ा सा तो बोले थे आप उसमें, और बोले थे कि एकदम अलग से पढ़ाएंगे इसके बारे में। थोड़ा सा बोले थे ना, 100% ध्यान देना है क्लास में। और थोड़ा सा क्या बोले थे, पूरा कहानी सुनाए थे कि अर्थर वेलेस्ली था उस समय गवर्नर जनरल कलकत्ता का, उसका भाई ने लड़ाई लड़ी और सबको को हराया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अलायंस वर टू कीप अवे द फ्रेंच फ्रॉम एक्सपेंडिंग देयर इन्फ्लुएंसेस इन इंडिया। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि चिढ़ते थे अंग्रेज को एकदम पसंद नहीं था कि कोई भी फ्रेंच जो हैं वो क्या करने वाले हैं, कोई भी टेरिटरी लेके भारत में आए। देखो, क्योंकि उनका पुराना एक्सपीरियंस है ना, उन्हें पता है कि डुप्ले जब था उसने कर्नाटिक वार में तबाही मचाई थी, उसने हराया था। तुम्हें पता है ना, पढ़े होगे। अब कुछ याद ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से याद करो। नहीं याद है तो उस चीज को सुनो और रिपीट करो कि डुप्ले नाम का कोई एक व्यक्ति था, वो फ्रेंच गवर्नर था। कर्नाटक वार में उसने नाक में दम करके रख दिया था। किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज को पता है कि अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फ्रेंच आ जाएंगे तो हो सकता है कि उनका जीत भी हो जाए। और यही फिर से फ्रेंच भी एक और जगह उन लोगों ने किया था। बंगाल का भी जब युद्ध था तो सिराजुद्दौला के साथ फ्रेंच जाके मिल गए थे और अंग्रेजों को फिर से प्रॉब्लम हुई थी। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था, हरा दिया था बैटल ऑफ पलासी में। और बैटल ऑफ पलासी इसलिए हारा था, फिर से याद करो, बैटल ऑफ पलासी इसलिए हारा था क्योंकि मीर जाफर ने क्या किया था, धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को। वो था जगत सेठ था, ओमी चंद था, राय दुर्लभ था। तो इन लोगों ने क्या किया, धोखा दिया। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि जहां जहां फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट आता है, अंग्रेज जो होते हैं चिढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, फ्रेंच नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो दूसरा साम्राज्य के अधीन है, वहां से वो फोर्सेस भेजने लगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हर एक सब्सिडरी अलायंस जिसके साथ भी करते थे उसमें लिख देते थे कि कोई और यूरोपियन नहीं रहना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अलायंस वर टू कीप अवे द फ्रेंच। दूर रखो फ्रेंच को, फ्रेंच आने ही नहीं चाहिए, और दूसरे यूरोपियन आएंगे भी तो पहले पूछ के लाओ। समझ में आ रहा है? निजाम ऑफ हैदराबाद द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइंड इट। ये सही है। निजाम ऑफ हैदराबाद जो है वो 1999 में स्टार्ट करता है। सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस इसके साथ होता है, 1999 में होता है, 1800 में भी होता है, ठीक ना। मतलब कि वो अधीन हो जाता है, बोलता है सबसे पहले हमको ले लो। उसके बाद फिर तुम्हारा मैसूर आता है। सबसे आखिरी जो तुमको खाली इतना पढ़ना होगा, सब्सिडरी अलायंस तो हम लोग अलग से भी पढ़ रहे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैसूर जो था मरने के बाद, टीपू के मरने के बाद, ध्यान से सुनना, मैसूर, टीपू मर गया, वाडियार डायनेस्टी, हिंदू रूलर जो थे उनको फिर से मैसूर का राज्य मिल गया, और उनका जो इन्फेंट था, यानी कि जो नवजात रूलर था, उसको क्या करवा दिया गया, सब्सिडरी अलायंस साइन करवा दिया गया। तो सबसे पहले हैदराबाद ने किया, उसके बाद फिर तुम्हारा मैसूर ने किया, और सबसे आखिरी जो था वो तुम्हारा होलकर थे 1818 में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही एक गलत था। ओके, तो कौन इनकरेक्ट है, तो बी इनकरेक्ट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस क्लास को ऐसे समझो कि पूरा रिवीजन हो रहा है, एक एक चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। कहानी और कथा टाइप, आज कथा वाचन है। ओके, बस शांति से सुनो,
3rd नंबर, भगवान का नाम लो, स्टार्ट करते हैं ना। ओके, तुम्हारा क्या हुआ, सही हुआ था? अरे वेरी गुड। तुम लोगों का गलत है, चलो ज़्यादा लोग का गलत ही है। 3rd, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एंग्लो डच राइवलरी। इसके बारे में उतना इन डेप्थ में नहीं गए थे, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि अंग्रेज और डच के बीच में भी लड़ाई हुई थी, और इसमें मैंने ये भी बताया था कि जो इंडोनेशिया है, जो डच का जहां रीजन था, उन्होंने क्या किया था, मार दिया था अंग्रेज को। डच मतलब कि तुम्हारे हो गए नेदरलैंड के लोग। कभी नाम सुना है तुम लोगों ने? एम्स्टरडैम, फिर तुम्हारा हेग हो गया, ये सारे वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज हैं नेदरलैंड के। वो अलग बात है, एम्स्टरडैम और पार्टीज के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। वहां पर गांजा फूक के 1 नंबर वहां पर पार्टी चलती है। जाना है? नहीं ना, ठीक है, मत जाना। तो एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज इन्वॉल्व द विड्रॉल ऑफ डच फ्रॉम द स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो ये बात गलत है। इसमें ये गलत इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच में जब संधि हुई, समझौता हुई, तो डच ने बोला कि देखो तुम इंडोनेशिया छोड़ो, हम भारत छोड़ देंगे। हमको कोई लेना ही देना नहीं है। थोड़ा मोड़ा व्यापार करने के लिए हमको खाली अपना फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने का जगह दे दो, समझ में आ रहा है? उससे ज़्यादा हमको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तुम ध्यान नहीं दोगे इंडोनेशिया के ऊपर। अगर ये भारत है और यहाँ पर तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो ये जो रीजन है वो इंडोनेशिया मलेशिया का है। ओके, तो बोल रहा है कि ये छोड़ दो तुम और हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। जो कॉम्प्रोमाइज था उसमें ये था कि इंग्लिश जो हैं वो क्या छोड़ेंगे, इंडोनेशिया का आइलैंड को छोड़ेंगे। द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ हुगली लेड टू द फाइनल कोलैप्स ऑफ द डच इन इंडिया। ये सही है, बी आंसर होगा। वहीं पर लड़ाई हुआ था, लास्ट उसको बिग ब्लो मिला था। ओके, दैट्स इट। आगे चलते हैं। डच वाला लिखवाए हैं, थोड़ा पढ़ लेना वहां पर ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चल रहे हैं। उतना इंपॉर्टेंट वो है नहीं, लेकिन मैंने जानबूझ के दिया है कि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और यूपीएससी भी यही खेल खेलता है, ये एक बात ध्यान में रखना। तुक्का मार दिए थे। सही है। आखिरी बार का जो लड़ाई किया था ना सर, मीर जाफर डच से हेल्प लेता है। हाँ, बस वही तुक्का मारे थे। ठीक है, ठीक है, एकदम सही मारे हो तुम तुक्का। अब मेरी बात सुनो, यूपीएससी भी यही करता है। इसीलिए मैं हमेशा सबको को बोलता हूं कि कुछ मत छोड़ के जाओ। टाइम लगता है पढ़ने में, मैं जान रहा हूं, सिलेबस कंप्लीट करने में, लेकिन 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना बहुत जरूरी है। वो जो तरीका होता है ना कि एक काम करते हैं ना कि इस बार हम लोग ना मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ देते हैं या फिर इस बार एंशिएंट छोड़ देते हैं। पता चला कि एंशिएंट से इतना आसान क्वेश्चन आया है जो पूरा तुम्हारा और भी कोई टॉपिक से नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज को कम से कम एक बेसिक एनसीईआरटी लेवल तो खत्म ही कर देना है, क्योंकि वहां से हो सकता है कि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना। तो 100% सिलेबस कंप्लीटेशन एनसीईआरटी लेवल इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट।